सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं नामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे पार्ट 3 हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ के लेखक है बच्चों नागार्जुन जी। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। लेखक जो नागार्जुन जी हैं वो यहाँ पर हिमालय को एक पिता के रूप में और उनसे बहने वाली, उनसे प्रवाहित होने वाली नदियों को बेटी के रूप में देखा है। बच्चों, यहाँ पर इस पाठ को लेकर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये बर्फ़ से ढकी हुई जो पर्वतमालाएं हैं, हिमालय पर्वत हैं, तो वो कहाँ से उनकी बेटियाँ आ जाएगी, एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। तो लेखक ने बच्चों यहाँ पर मानवीकरण किया है, नदी का भी और हिमालय का भी। आइए देखते हैं नागार्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ। नागार्जुन जी का जन्म 23 जून 1911 मधुबनी में हुआ और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 दरभंगा में। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार भी थे और इन्हें हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बंगला का ज्ञान भी था, जिसके कारण इन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की, मैथिली में भी, संस्कृत में भी और अन्य भाषाओं के जो साहित्य हैं उनको संस्कृत, मैथिली और बंगला में अनुवादित भी किया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखी गई एक निबंध हिमालय की बेटियाँ। लेखक लिखते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। बच्चों, इस अनुच्छेद में आए कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। गंभीर, गंभीर का अर्थ होता है शांत या संजीदा। इसी तरह से संभ्रांत यानी संपन्न या सुशिक्षित, और आदर का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, सम्मान। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। बच्चों, यहाँ पर कवि ने हिमालय पर्वत का मानवीकरण किया है, जैसा कि हमने शुरू में आप लोगों को इसके विषय में चर्चा किए हैं। तो वो इनकी बेटियों के रूप में नदी को और हिमालय को उनके पिता के रूप में यहाँ मानवीकरण किया है। तो लेखक जब देखते हैं, लेखक क्या देखते हैं, नदियों को देखते हैं। कहाँ पर? मैदानी हिस्सों में। लेखक कहते हैं कि जब मैं नदियों को मैदानी हिस्सों में देखता हूँ तो मुझे ये नदियाँ जो है सुशील, सुसंस्कृत, संभ्रांत महिला की भांति, सुशिक्षित महिला की भांति नज़र आती है। तो लेखक जब इनमें स्नान करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में सभी लोग वहाँ पर स्नान करते हैं, लेखक भी स्नान करते हैं, तो उन्हें ये नदियाँ अपनी माँ की, अपनी दादी की, अपनी मामी की, अपनी मौसी की भांति प्रतीत होती हैं। यानी कि इन नदियों को देखकर लेखक के मन में ऐसा भाव आता है जैसे अपने माँ के लिए या अपने दादी के लिए आता है। आगे लेखक कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, लेखक हिमालय की यात्रा पे निकल गए। वहाँ उन्होंने कुछ अलग ही स्वरूप देखा इन नदियों का। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि इनका तो स्वरूप अलग ही है, जैसा कि लेखक के मन में विचार ही नहीं आया था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। बच्चों, इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ है समतल अर्थात बराबर पृष्ठ वाला मैदान। तो लेखक हैरान हो जाते हैं उन नदियों के स्वरूप को देखकर। उन्होंने मैदानी क्षेत्र में देखा था नदी को तो बड़ा विशाल दिखाई दे रहा था, शांत और गंभीर दिखाई दे रहा था। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में लेखक क्या देखते हैं कि ये गंगा की नदी, यमुना की नदी, सतलुज की जो नदियाँ हैं, ये यहाँ पर एक पतली धारा के रूप में दिखाई देती है, और जब ये मैदानी क्षेत्र में जाते हैं तो विशाल स्वरूप ग्रहण कर लेती है।
और यहाँ पर वो देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में उछलते कूदते हंसते गाते अनेक भाव भंगिमाओं से पूरित उस उल्लास के साथ वो वहाँ से प्रवाहित हो रही है। कहाँ से? हिमालय पर्वत से, पहाड़ से। झरने के रूप में आपने देखा ही होगा, उत्तरांचल के साइड बहुत सारी ऐसी झरने हैं जो कि पहाड़ों से पतली पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती हैं और धीरे धीरे मैदान में आकर के वो अपना स्वरूप बढ़ा लेती हैं। तो इन दृश्यों को देखकर लेखक आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर में इनकी जो चंचलता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, वो चंचलता मैदानी क्षेत्र में जाकर आखिर कहाँ चला जाता है। इस तरह से वो मन में विचार करने लगते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ है बच्चों। कौतूहल, कौतूहल का अर्थ होता है आश्चर्य, जिज्ञासा। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य। लेखक आश्चर्य में पड़ गए हैं इन नदियों को देख करके कि ये जो चंचलता है जो पहाड़ी क्षेत्र में नज़र आती है वो उन्हें मैदानी क्षेत्र में नज़र नहीं आती है। तो लेखक कल्पना करते हैं और कहते हैं कि ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकल रही हैं, तो ये अपनी बाल्यावस्था में है अभी, छोटे बच्चे की तरह। जिस प्रकार छोटा बच्चा खेलते रहते हैं, शरारतें करते हैं, वैसे ही नदियाँ अपने पिता के हिमालय की गोद में अनेक प्रकार से बाल लीलाएं कर रहे हैं। इस तरह से लेखक यहाँ पर कल्पना करते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं अपनी बाल लीलाएं और भी दिखाते जाते हैं। आगे देखेंगे, लेखक बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर वो किस तरह से अपनी बाल लीलाएं प्रकट करते हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लेखक कहते हैं कि ये अपने पिता के गोद से, हिमालय की गोद से वो क्या करते हैं, उनके हृदय में से निकलते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। और ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आखिर इन्हें क्या चाहिए, इनका लक्ष्य क्या है, ऐसा लेखक सोचते हैं और कहते हैं कि ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों को पार करती हुई, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियों को पार करती हुई कूदती उछलती दूर आगे बढ़ती हैं। अनेक घाटियों, अनेक गुफाओं, जंगलों, पर्वतों को पार करती हुई वो आगे बढ़ती हैं। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ हैं अतृप्त अर्थात भूखा, आदित्यकाय अर्थात पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, सरसब्ज अर्थात हरी भरी, उपत्यका यानी घाटी, निकेतन अर्थात घर। इस तरह से अनेक घाटियों को, हरे भरे जंगलों को पार करते हुए ये नदियाँ अपनी बाल लीला दिखाती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। लेखक कहते हैं खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। लेखक कल्पना कर रहे हैं, कहते हैं कि नदियाँ जब खेलते खेलते इन सारी गुफाओं को, घाटियों को, जंगलों को पार करते हुए जब ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों को पार करते हुए पहुँचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शायद इनको अपने पिता की याद आती है, अपनी पुरानी बातें उन्हें याद आने लगती हैं। तो लेखक कल्पना करते हैं कि जब नदी याद करती है तो उनके पिता, बूढ़ा पिता हिमालय भी अपनी बेटियों को याद करते होंगे, पर वो पूछने पर कुछ बताते नहीं हैं, केवल मौन साधे रहते हैं। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ हैं नटखट अर्थात शरारती। लेखक यहाँ पर कल्पना करते हैं और कहते हैं कि ये सभी नदियाँ अपने पिता के घर को छोड़ती हैं और
आगे बढ़ते जाती हैं और इस दृश्य को देखकर लेखक का मन बड़ा ही आनंदित हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जो इन नदियों को पहाड़ी क्षेत्रों में देखेगा और उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में देखेगा तो वे अवश्य ही आश्चर्य में पड़ जाएगा, जिस तरह से लेखक आज आश्चर्य में पड़ गए हैं। इन नदियों का इतना सारा जल कहाँ से आया होगा? जैसे कि आपने देखा कि शुरुआत में इनका जो जल था वो एकदम पतली धारी झरने के रूप में प्रवाहित हो रहा था। उसके बाद मैदान में आकर के वो एक विशाल स्वरूप प्राप्त करता है। तो विशाल स्वरूप इतना सारा जल कहाँ से आया होगा? इस तरह से इनके मन में विचार आता है और लेखक स्वयं कहते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, जिसे काबुल का दूसरा नाम है कुभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियाँ, उनकी सभी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि ये सभी कौन हैं? ये सब हिमालय की छोटी बड़ी बेटियाँ हैं। ये सब की याद लेखक को अभी हिमालय को आ रही है, क्योंकि इनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है। जिस तरह से छोटे बच्चे बाल्यावस्था को प्राप्त करते हैं, फिर वो युवावस्था को प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका ब्याह कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह कल्पना यहाँ पर कवि ने इन नदियों के लिए किए हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। कौन है? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। लेखक कहते हैं कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र हमारे भारत देश की दो बहुत बड़ी नदियां हैं जो बहुत बड़ी क्षेत्र में फैली हुई है और ये सभी हिमालय से ही निकली हुई हैं। ये सतलुज है, व्यास है, चिनाब, इतनी सारी सब नदियों का यहाँ वर्णन हुआ है। इनको उन्होंने हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां के रूप में देखा और आगे कहते हैं कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र में इतने सारे जो पानी हुए हैं, इतने सारा जो जल हुआ है, वो कहाँ से आया होगा? फिर वो स्वयं इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि और कुछ नहीं है बल्कि दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल के बूंद बूंद जल हैं। उनके हृदय स्थल से निकले हुए एक एक बूंद धीरे धीरे इकट्ठा होकर के बड़ी नदियों के रूप में आज प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये नदियाँ आखिर क्या है? ये क्या करती हैं? ये आगे बढ़ती हैं, पर्वत से निकलती हैं और लोगों का कल्याण करने के लिए ये जगह जगह प्रवाहित होती हैं और इस तरह से ये धीरे से समुद्र में समाहित हो जाती हैं। तो लेखक यहाँ पर विचार करते हैं कि जिस तरह से पिता अपनी बेटी का ब्याह कर देते हैं तो जो उनकी बेटियां हैं वो अपने घर को चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हिमालय की ये बेटियां अपने पिता के घर को छोड़ करके आगे बढ़ती हुई वो समुद्र की ओर प्रस्थान कर रही हैं, जिसके कारण लेखक ने हिमालय पर्वत को एक ससुर के रूप में देखा है और नदी को उनकी बेटी और समुद्र को दामाद के रूप में यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है। इसके आगे जो पैराग्राफ है उसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। यहाँ पर उन्होंने नदियों के स्वरूप का चित्रण किया है, उनके बाल लीलाओं का वर्णन किया है। लेखक पहले मैदानी क्षेत्र में देखा करते थे नदियों का स्वरूप, अब वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में लेखक ने उनके बाल लीला का वर्णन किया कि नदी वहाँ पर अपने बाल्यावस्था में होती है और जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो वो अपने विशाल स्वरूप में आ जाती हैं और एक संभ्रांत महिला की भांति, सुसंस्कृत सुशिक्षित महिला की भांति प्रतीत होती है, जिसके कारण लेखक उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। इसके आगे के पैराग्राफ को, आगे के अनुच्छेद को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।